1940 के दशक में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लड़े जाने वाला युद्ध था। इस युद्ध में लगभग पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। इस युद्ध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो पक्षों के बीच में भीषण लड़ाई हुई थी, जिनका साथ दे रहे थे दुनिया के बाकी छोटे मोटे कई देश, अलाइड पावर और एक्सेस पावर। जहां बात की जाए एक्सेस पावर की, तो उसमें जर्मनी लीड कर रहा था। उसका समर्थन करने वाले देश थे इटली और जापान। बाकी के भी कई छोटे मोटे प्रांत वगैरह थे। वहीं अगर बात की जाए अलाइड पावर की, तो अलाइड पावर के जो प्रमुख देश थे उनमें से थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है। और बाकी के कुछ छोटे मोटे देश इनको समर्थन दे रहे थे। वर्ल्ड वॉर टू की अगर सबसे भीषण लड़ाई देखी जाए तो वो थी सोवियत यूनियन वर्सेस जर्मनी की। ये लड़ाई यकीनन बहुत बड़ी थी, महीनों तक लड़ाई लड़ी गई। सोवियत यूनियन की बात की जाए तो इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, अपने कई सारे लोगों का बलिदान दिया और आखिरकार नाजी जर्मनी को हराकर वर्ल्ड वॉर टू को समाप्त करवाया गया। वैसे यहाँ पर सोवियत यूनियन को जितना श्रेय मिलना चाहिए वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए, उतना दिया नहीं जाता। हर कोई श्रेय देता है अमेरिका को, क्योंकि उसने न्यूक्लियर वेपन्स दाग दिए थे जापान के ऊपर। और बताया जाता है कि जापान के ही सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ ऑफिशियली। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिटलर को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो काम किया गया सोवियत यूनियन द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत यूनियन नाजी जर्मनी से लड़ रहा था, उस समय उसकी मदद कर रहे थे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश। इन लोगों की तरफ से लगातार रसद पहुंचाई जा रही थी, हथियार पहुंचाए जा रहे थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही थी, और भी जिस तरह की मदद की जा सकती है उस तरह की मदद ये लोग कर रहे थे। जिस तरह से ये लोग अभी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ठीक इसी तरह की मदद की गई थी रशिया की। अभी दोस्तों 9 मई के दिन फाइनली सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को हरा दिया और अपनी विजय सुनिश्चित की। इसी दिन को याद करते हुए रशिया के अंदर हर साल 9 मई के दिन विक्ट्री डे मनाया जाता है। यहाँ पर होती है भव्य परेड और यहाँ पर राष्ट्रपति देते हैं अपना भाषण, जो कि हर साल काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो खासा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन के दो देश यूक्रेन और रशिया आपस में समय लड़ रहे हैं, हम सभी जानते ही हैं। और अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो उसको समर्थन के लिए तैयार हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश। यहाँ पर वैसे तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले कहा कि इस समय भी हम लोग नाजी जर्मनी से ही लड़ रहे हैं, कुछ उसी तरह की कंडीशन से समय है, और उसका समर्थन देने के लिए कई सारे वेस्टर्न देश शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह थी कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर टू के लिए धन्यवाद भी दिया। ये बहुत बड़ी बात थी और सबका ध्यान इसी बयान के ऊपर उनका केंद्रित किया गया। ऑब्वियसली उस समय उन्होंने मदद की भी थी, तो वो धन्यवाद के लिए डिजर्व करते भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो वर्ल्ड वॉर टू हो या फिर वन हो, भारत का कोई लेना देना नहीं था। भारत निष्पक्ष था, लेकिन फिर भी इन दोनों ही भयंकर युद्धों में भारत ने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया। उस समय भारत के ऊपर रूल चलता था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स चूंकि अलाइड पावर में शामिल थे, उन लोगों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ भारत की सेना का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। दोनों ही युद्धों में हमने भारी भरकम बलिदान भी दिया, लेकिन पूरी दुनिया ही लगभग भारत के बलिदान को पूरी तरह से भुला चुकी है। हम भारतीयों को भी याद नहीं है, हमें इतिहास में ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। खैर जाने दीजिए, वो पुरानी गलतियां थी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने भारत को धन्यवाद नहीं दिया। मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ। वैसे कोई बड़ी बात थी नहीं, मैंने आपको बताया कि भारत के बलिदान को लगभग पूरी दुनिया भुला चुकी है। लेकिन मजा तब आ गया जब रूसी डिप्लोमेट जो कि भारत में पदस्थ हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया और भारत के बलिदान को याद किया। मैं आपको आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने सोमवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के योगदान को हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें याद है कि किस तरह से 1941 और 1942 में सोवियत यूनियन के समर्थन में भारत में फ्रेंडशिप सोसाइटीज की स्थापना की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत के बहादुर टुकड़ियां फारस के माध्यम से रेड आर्मी तक रसद प्रदान करवा रही थी। इन्हीं सबको देखते हुए 1944 में भारत के दो वीर सैनिकों को सोवियत यूनियन के द्वारा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भी दिया गया, जिसे कहा जाता है द ऑर्डर ऑफ रेड स्टार। ये आप इमेज देख रहे हैं, यही दो भारतीय वीर सैनिक हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये सोवियत यूनियन की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जैसा भारत में परमवीर चक्र होता है। इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो उसके बाद में भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर भी उछाल आना तय था, और भारत ने भी अगेन फिर रशियंस को समर्थन देना अपना वापस चालू कर दिया। कहने का मतलब भारत और रशिया के बीच में कुछ भी हो जाए, दोस्ती एज इट इज रहेगी। मैं सोशल मीडिया वगैरह पर रशिया और यूक्रेन के वॉर संबंधित कई सारी पोस्ट वगैरह को फॉलो करते रहता हूँ, कमेंट पढ़ते रहता हूँ, उन्हें गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट करके फिर उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैक्सिमम रशियन इस समय भारत को अपना सच्चा दोस्त कह रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना को एक अवसरवादी दोस्त के तौर पर वो लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला दोस्त। आप लोग खुद भी देखिएगा, फेसबुक पर चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए या फिर इंस्टाग्राम पर देख लीजिए।
जहां पर भी आपको रशिया यूक्रेन वॉर संबंधित कोई पोस्ट दिखेगी, वहां पर रशियन लोग भारत को बहुत समर्थन दे रहे हैं, भारत को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं, वहीं चाइना को अवसरवादी दोस्त बता रहे हैं। आप लोग चेक करके मुझे अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या मैंने सही कहा आपको। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।